नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, हिम सुंदरी हिमानी और अमृत कलश। हिम सुंदरी हिमानी और अमृत कलश, लेखक विजय कुमार वत्स, चित्रांकन बांदोडकर पी। हरितपुर के राजा उत्तम सेन बहुत ही बुद्धिमान व प्रजा प्रेमी थे। प्रजा का दुख उनका दुख था। प्रजा के जरा से दुख से ही वे दुखी हो जाते थे। उनके स्वभाव में इतनी नम्रता व मृदुलता थी कि देखने वाले दंग रह जाते थे। हमारे महाराज तो बहुत ही गुणवान व न्यायप्रिय हैं। भगवान उन्हें हमेशा स्वस्थ व सुखी रखे। अरे हरिया, यह हमारे पूर्व जन्मों के पुण्यों का ही फल है जो हमें ऐसा श्रेष्ठ राजा मिला। तुम सच कह रहे हो काका। एक बार जब वे बीमार पड़े तो उन्होंने एक सेवक द्वारा अपने मित्र राज पंडित ब्रह्मादत्त को अपने पास बुलाया। ब्रह्मादत्त, लगता है मेरा अंतिम समय आ गया है। महाराज, यह आप क्या कह रहे हैं? अभी तो आपको एक लंबे समय तक हरितपुर पर राज करना है। राज पंडित ब्रह्मदत्त की बात सुनकर राजा उत्तम सेन ने ठंडी सांस खींची। ब्रह्मदत्त, कल रात ढले हमें सपना आया कि हमें यम के दूत पकड़कर ले जा रहे हैं। यह देखकर भयवश हमारी आंख खुल गई। तुम जानते ही होंगे कि सुबह का सपना हमेशा सच्चा होता है। महाराज, यह आपका वहम है। आप शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगे। नहीं ब्रह्मदत्त, हमें झूठी दिलासा न दो। हमें दुख रहेगा तो बस इसी बात का कि हम तुम्हारी दोस्ती को निभा नहीं पाएंगे और तुम्हें अकेला छोड़कर चले जाएंगे। महाराज, इतना कहकर ब्रह्मदत्त फूट फूट कर रो पड़ा। उसे रोता देख। ब्रह्मदत्त, रो नहीं और मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरी मृत्यु के पश्चात युवराज पदम सेन राजगद्दी पर बैठेगा। तुम्हें वचन देना होगा कि तब तुम पदम सेन को राज कार्य चलाने में मार्गदर्शन और सहायता करोगे। राजा उत्तम सेन की बात सुनकर राज पंडित भर्राए स्वर में बोले, महाराज, हम दोनों एक साथ बड़े हुए हैं, एक साथ खेले कूदे पढ़े लिखे। अब इस बुढ़ापे में यह साथ बिछुड़ जाएगा, यह जानकर मेरा दिल रो रहा है। मैं जानता हूँ ब्रह्मदत्त कि तुम मुझसे कितना स्नेह करते हो, पर होनी को कौन टाल सकता है। उत्तम सेन के बाद पदम सेन का मार्गदर्शन करने का वचन देकर ब्रह्मदत्त दुखी मन से वहां से चला आया। ब्रह्मदत्त का भवन हरितपुर की सीमा पर था। आसपास जंगल ही जंगल था। ब्रह्मदत्त राजमहल से सीधा अपने घर आया। पिता को उदास देखकर उसकी पुत्री वेणुलता बोली, पिताजी, आप उदास क्यों हैं? बेटी, मैं अभी अभी राजा उत्तम सेन से मिलकर आ रहा हूँ। उनकी बातें सुनकर मुझे लग रहा है कि अब वे ज़्यादा दिन जीवित नहीं रहेंगे। मेरे बचपन का मित्र मुझसे बिछुड़ने वाला है बेटी। उस रात चिंता में डूबे ब्रह्मदत्त ने खाना नहीं खाया और भूखा प्यासा ही शैया पर लेट गया। फिर रात्रि के न जाने किस पहर उसकी आंख लगी। दूसरे दिन प्रातः होने पर, नगरवासियों, आपको यह सूचना देते हुए अपार दुख हो रहा है कि हमारे पूज्य महाराज उत्तम सेन कल रात स्वर्ग सिधार गए हैं। आज संध्या की बेला में उनका अंतिम संस्कार होगा। ओह, हमारे प्रिय राजा की मृत्यु हो गई। हे भगवान, तो बड़ा ही अन्यायी है। जिसने भी राजा उत्तम सेन की मृत्यु का समाचार सुना दुखी हो गया। राज पंडित ब्रह्मदत्त राजा की मृत्यु की खबर पाकर दौड़ा दौड़ा वहां आया और मृत उत्तम सेन के पांवों में सिर रखकर फूट फूट कर रोता हुआ बोला, महाराज, आखिर तुम मुझे अकेला छोड़ ही गए। अब मैं किसको अपना मित्र कहूँगा। बहुत देर तक रोने के पश्चात राज पंडित ब्रह्मदत्त ने राजा उत्तम सेन के मृत शरीर के सामने शपथ ली। महाराज, मैं शपथ लेता हूँ कि युवराज पदम सेन को पूर्ण सहयोग दूंगा और अगर मुझे हरितपुर राज्य की भलाई के लिए अपने प्राण भी देने पड़े तो तनिक भी नहीं हिचकूंगा। संध्या की बेला में पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ राजा उत्तम सेन का दाह संस्कार किया गया। युवराज पदम सेन ने चिता को अग्नि दी। अग्नि प्रज्वलित होते ही सारी प्रजा एक साथ चिल्ला उठी, राजा उत्तम सेन अमर रहें, राजा उत्तम सेन अमर रहें। भगवान, महाराज की आत्मा को शांति देना। दूसरे दिन युवराज पदम सेन का राज्याभिषेक हुआ। ब्रह्मदत्त ने युवराज के माथे पर मंगल टीका लगाया, फिर उसके सिर पर राज मुकुट रखा। युवराज को राज मुकुट पहनाने के पश्चात ब्रह्मदत्त ने उपस्थित लोगों से कहा, आज से हरितपुर के राजा पदम सेन हैं। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इनकी छत्र छाया में हरितपुर दिन दूनी रात चौगनी उन्नति करेगा। राजा पदम सेन चिरायु हों। दरबार में उपस्थित सभी दरबारी राजा पदम सेन का जय घोष करने लगे। तब युवराज पदम सेन अपने स्थान से उठे और बोले, उपस्थित सभासदों,
आप लोगों ने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण पद सौंपा है। मैं वायदा करता हूँ कि मैं इस पद की गरिमा का ख्याल रखूंगा और सदैव प्रजा के हित में कार्य करूंगा। उसी रात जब राज पंडित ब्रह्मदत्त अपने घर के बाहर खड़े थे, अरे इतनी रात गए ये दो औरतें इस जंगल में क्या कर रही हैं? मुझे तो ये दोनों कुछ रहस्यमय सी प्रतीत हो रही हैं। मुझे इनके पास जाकर इनका वार्तालाप सुनना चाहिए। वह छिपता छिपाता उन दोनों स्त्रियों के समीप जा पहुंचा और एक पेड़ के पीछे छिपकर उनकी बातें सुनने लगा। तूने मुझसे झगड़ा करके अच्छा नहीं किया भाग्यलक्ष्मी। अब देखना, मैं हरितपुर को बंजर बनाकर छोड़ूंगी। उत्तम सेन को तो मैंने मार ही दिया है, अब मैं नए राजा पदम सेन को भी नहीं छोड़ूंगी। कल ही मैं उसे भी मार डालूंगी। नहीं अभाग्यलक्ष्मी, नहीं, तुमने उत्तम सेन को मार दिया। मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा, पर अब पदम सेन को न मारना। मैंने इस बात का अभिमान किया था कि मेरे रहते हुए तुम हरितपुर में कोई गड़बड़ नहीं कर सकती। इसके लिए मुझे माफ़ करना अभाग्यलक्ष्मी। मेरे अभिमान का बदला तुमने उत्तम सेन को मारकर लिया और अब पदम सेन को भी मारने की सोच रही हो। नहीं अभाग्यलक्ष्मी, ऐसा न करना। हा हा हा, बहुत जल्दी हार मान बैठी अभाग्यलक्ष्मी। भाग्यलक्ष्मी आंसू बहा बहा कर अभाग्यलक्ष्मी को मनाने लगी। इस पर अभाग्यलक्ष्मी बोली, मैं पदम सेन को मारने का प्रण कर चुकी हूँ, अतः अब मैं अपने प्रण से नहीं हट सकती। अभाग्यलक्ष्मी अपनी हट पर अड़ गई। यह देखकर भाग्यलक्ष्मी ठंडी सांस लेकर बोली, अभाग्यलक्ष्मी, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत जिद्दी हो। जिस बात को मन में ठान लेती हो उसे पूरी करके ही छोड़ती हो। ठीक है, अब तुम पदम सेन को भी मारना चाहती हो। मैं कुछ नहीं कहूँगी, पर मेरी एक विनती सुन लो। कहो, क्या कहना चाहती हो? पदम सेन युवक है, उसने आज ही राज्यभार संभाला है। उसे तुम कुछ समय तक तो राज्य का सुख भोगने दो। अभी से क्यों से मौत देना चाहती हो? साफ साफ कहो, तुम चाहती क्या हो? भाग्यलक्ष्मी रुआंसी होकर बोली, तुम राजा पदम सेन को 1 वर्ष का जीवन दान दे दो। इस 1 वर्ष में वह राज का सुख भोग लेगा। उसके बाद जो तुम्हारे जी में आए करना, तब तक मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी। भाग्यलक्ष्मी की बात सुनकर अभाग्यलक्ष्मी हंस पड़ी। ठीक है, मैं राजा पदम सेन को 1 वर्ष का जीवन दान दे देती हूँ, पर उसके बाद मैं उसे मार दूंगी। तुमने मेरी विनती स्वीकार कर ली, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अभाग्यलक्ष्मी। इसके बाद भाग्यलक्ष्मी को वहीं छोड़ अभाग्यलक्ष्मी वहां से चली गई। अभाग्यलक्ष्मी के वहां से जाने के पश्चात राज पंडित ब्रह्मदत्त पेड़ के पीछे से निकला और भाग्यलक्ष्मी के पास आकर अपना परिचय देते हुए बोला, देवी, पेड़ के पीछे छिपकर मैंने आपका व अभाग्यलक्ष्मी का सारा वार्तालाप सुन लिया है। अभाग्यलक्ष्मी की बात सुनकर लगता है कि वह हरितपुर को धूल में मिलाने को बुरी तरह आतुर है। क्या अभाग्यलक्ष्मी के प्रकोप से बचने का कोई भी उपाय नहीं है? उपाय तो है, लेकिन वह उपाय बहुत ही कठिन है। तुम मुझे वह उपाय बताओ, मैं उसे पूरा करने का भरसक प्रयास करूंगा। यहाँ से 1000 कोस की दूरी पर मेरुदंड पर्वत है। वह पर्वत हमेशा बर्फ से ढका रहता है। उस पर्वत की चोटी पर हिमानी नाम की एक हिम सुंदरी रहती है। उसके पास एक कलश है जिसमें अमृत भरा हुआ है। अगर कोई उस अमृत कलश को लाकर उस अमृत का छिड़काव हरितपुर राज्य में कर दे तो यह विपदा टल सकती है। ठीक है, मैं मेरुदंड पर्वत पर जाकर उस अमृत कलश को लाऊंगा और राजा पदम सेन व हरितपुर की रक्षा करूंगा। लेकिन यह एक दुष्कर कार्य है। तुम वृद्ध हो, भला इस कार्य को कैसे कर पाओगे? भाग्यलक्ष्मी, मैं बूढ़ा ही सही, पर मैंने राजा उत्तम सेन को वचन दिया है कि हर हालत में मैं पदम सेन की सुरक्षा व मार्गदर्शन करूंगा। तुम यह बताओ कि मेरुदंड पर्वत पर किस प्रकार जाया जा सकता है? ब्रह्मदत्त का दृढ़ निश्चय देख भाग्यलक्ष्मी प्रभावित हो उठी। आपके विचार जानकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। वैसे तो मैं स्वयं मेरुदंड पर्वत जाकर उस अमृत कलश को ले आती, पर मैं हरितपुर को छोड़कर एक पल के लिए भी नहीं जा सकती। मेरी अनुपस्थिति में अभाग्यलक्ष्मी कुछ भी कर सकती है। आपका कहना उचित है देवी, आप मुझे आज्ञा दीजिए। मैं अपनी जान पर खेलकर भी उस अमृत कलश को ले आऊँगा। भाग्यलक्ष्मी ब्रह्मदत्त से बोली, मेरुदंड पर्वत हमेशा बर्फ से ढका रहता है, इसलिए बर्फ पर चलना व वहाँ की जलवायु में जीवित रह पाना बहुत कठिन कार्य है। मैं तुम्हें एक विशेष प्रकार का लेप देती हूँ, उसे तुम अपने सारे शरीर पर मलकर ही मेरुदंड पर्वत पर जाना। इस प्रकार वहाँ की बर्फीली जलवायु का तुम पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। याद रखना, पर्वत पर रहने वाली हिमानी तुम्हें तरह तरह की मायाओं में जकड़ने का प्रयास करेगी।
पर तुम्हें उसकी हर माया से बचना है। तुम्हारे शरीर पर लगे लेप के कारण वह तुम्हें छुएगी तो तुरंत पत्थर की बन जाएगी। तब तुम वह अमृत कलश लेकर वहां से आ जाना। एक बात और याद रखना, तुम्हारे शरीर पर लगा लेप उतरना नहीं चाहिए, वरना तुम भी पत्थर के बन जाओगे। मैं तुम्हारी सभी बातें ध्यान रखूंगा भाग्य लक्ष्मी। तब भाग्य लक्ष्मी ने लेप की एक डिबिया राज पंडित ब्रह्मदत्त को दी। हमारे पास केवल 1 वर्ष का समय है, इसलिए तुम शीघ्र ही इस कार्य पर निकल जाओ तो ठीक रहेगा। मैं कल ही अमृत कलश लेने चला जाऊंगा। तुम्हें अपनी इस यात्रा के बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताना है, यह यात्रा गुप्त रहेगी। ठीक है, मैं राजा पद्म सेन से कोई बहाना बनाकर कल ही चला जाऊंगा। ब्रह्मदत्त को सब कुछ समझाकर भाग्य लक्ष्मी वहां से चली गई और ब्रह्मदत्त घर लौट आया। दूसरे दिन प्रातःकाल राज पंडित पद्म सेन के पास पहुंचा। राजन, मैं तीर्थ यात्रा पर जाना चाहता हूं। इसके लिए मुझे कुछ दिनों के लिए अवकाश चाहिए। आप हमारे स्वर्गीय पिता के मित्र व हरितपुर के राज पंडित हैं, इसलिए हमारे पूज्य हैं। आप खुशी खुशी तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं। राजन, मेरी एक बेटी है वेणुलता, मैं उसे अपने घर पर ही छोड़कर जा रहा हूँ। वह बिन माँ की बच्ची है, इसलिए उसकी तरफ से थोड़ी सी चिंता है। आप उसकी चिंता न कीजिए, मैं उसे आपकी अनुपस्थिति में कोई कष्ट नहीं होने दूंगा। राजा के पास से ब्रह्मदत्त सीधा अपने घर आया और वेणुलता से बोला, बेटी, मैं कुछ दिनों के लिए हरितपुर से बाहर जा रहा हूँ, तू अपना ख्याल रखना। अच्छा पिताजी। वेणुलता अद्वितीय सुंदरी थी, इसलिए ब्रह्मदत्त को उसकी तरफ से बहुत चिंता थी। वह उससे बोला, सुन, घर से जब बाहर निकले तो चेहरे पर घूंघट डालकर निकलना। वैसे मैंने राजा पद्म सेन से कह दिया है, वह तेरा ध्यान रखेंगे। अगर किसी भी सामान की आवश्यकता हो तो पद्म सेन से कह देना, वह उस सामान को तेरे पास भिजवा देंगे। मैं आपकी बात ध्यान रखूंगी पिताजी। उसी शाम राज पंडित ब्रह्मदत्त मेरुदंड पर्वत की ओर चल दिया। सफर के लिए उसने पवन वेग से दौड़ने वाले पवन घोड़े को चुना था। कई दिन लगातार चलने के पश्चात पवन घोड़ा ब्रह्मदत्त को लेकर मेरुदंड के पास जा पहुंचा। पवन घोड़े को यहीं पेड़ से बांध दूं, अब पहाड़ की चढ़ाई मुझे पैदल ही चढ़नी होगी। ब्रह्मदत्त ने घोड़े को एक पेड़ से बांध दिया। फिर भाग्य लक्ष्मी का दिया हुआ लेप शरीर पर मल लिया। अब बर्फीली हवाओं और यहाँ के सर्द वातावरण का मेरे शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पूरे शरीर पर लेप लगाने के पश्चात ब्रह्मदत्त ने मेरुदंड पर्वत पर चढ़ना शुरू किया। हालांकि ब्रह्मदत्त बूढ़ा था, फिर भी उसमें गजब की फुर्ती थी, अतः वह कुछ ही देर में पर्वत के ऊपर पहुंच गया। यहाँ तक तो सकुशल आ गया। अब हिम सुंदरी हिमानी को ढूंढना होगा। वह आगे चल पड़ा। लेप के प्रभाव से वह बर्फ पर ऐसे चल रहा था जैसे पृथ्वी पर चल रहा हो। कुछ दूर चलने पर उसे सामने एक भव्य महल दिखाई दिया। हो न हो यही हिमानी का महल है। अतः वह भव्य महल की तरफ बढ़ चला। जैसे ही वह महल के बंद द्वार के पास पहुंचा, अचानक द्वार खुल गया और उसमें से हिमानी प्रकट हुई। कौन हो तुम? मैं हरितपुर राज्य का राज पंडित ब्रह्मदत्त हूँ और यहाँ अमृत कलश लेने आया हूँ। ब्रह्मदत्त की बात सुनकर हिमानी हंस पड़ी। हा, अच्छा, तो तुम अमृत कलश लेने आए हो? हाँ, मुझे अमृत कलश की बहुत आवश्यकता है। ठीक है, आओ मेरे साथ। महल के अंदर चलकर मैं तुम्हें अमृत कलश दे दूंगी। और ब्रह्मदत्त हिमानी के साथ महल के अंदर की ओर चल पड़ा। चलते चलते अचानक हिमानी उससे बोली, ब्रह्मदत्त, तुम यहाँ से वापस जाने का विचार छोड़कर और मेरे साथ विवाह करके सुखपूर्वक यहीं क्यों नहीं रह लेते? यह तुम क्या कह रही हो? मुझ बूढ़े से विवाह करके भला तुम्हें क्या खुशी मिलेगी? बुढ़ापे की चिंता तुम मत करो। मैं अमृत पिलाकर तुम्हें बूढ़े की जगह स्वस्थ एवं शक्तिशाली युवक बना दूंगी। नहीं, मैं तुम्हारे साथ विवाह नहीं कर सकता। बेशक मेरी पत्नी स्वर्गवासी हो चुकी है, पर मैं दूसरा विवाह कदापि नहीं करूंगा। उसकी बात सुनकर हिमानी हंसती हुई बोली, कोई बात नहीं, मैं तुम पर विवाह के लिए कोई जोर नहीं डालूंगी। आओ, तुम्हें चलकर अमृत कलश दे दूं। चलते चलते दोनों एक सरोवर के किनारे पर जा पहुंचे। अरे, यह इतनी सारी पत्थर की मूर्तियां यहाँ पर क्यों रखी हुई हैं? कितने आश्चर्य की बात है कि सभी मूर्तियां पुरुषों की हैं। कहीं इसमें कोई भेद तो नहीं है? ब्रह्मदत्त को मूर्तियों की ओर निहारते देखकर हिमानी उससे बोली, ब्रह्मदत्त, ये मूर्तियां उन लोगों की हैं जिन्होंने मुझसे विवाह करने से इनकार किया था। तुमने भी मुझसे विवाह करने के लिए इनकार किया है, अतः मैं तुम्हें भी पत्थर की मूर्ति बना दूंगी। नहीं हिमानी,
ऐसा न करना, मुझे अमृत कलश लेकर शीघ्र हरितपुर पहुंचना है। तुम मुझे छोड़ दो और मुझे अमृत कलश दे दो। हिमानी ने उसकी बात नहीं मानी और उसे सरोवर में धक्का दे दिया। अरे नहीं! लेकिन हिमानी ने जैसे ही ब्रह्मदत्त को स्पर्श किया, एक करिश्मा हुआ। हिमानी पत्थर की हो गई। ऐसा ब्रह्मदत्त के शरीर पर लगे लेप के कारण हुआ था। उधर सरोवर के पानी में डुबकी लगाने से ब्रह्मदत्त के शरीर पर लगा लेप धुल गया। लेप के हटते ही ब्रह्मदत्त को तीव्र सर्दी लगने लगी, लेकिन जैसे ही वह घबराकर सरोवर से बाहर निकला, अरे यह क्या हुआ? मेरा धड़ तो पत्थर का हो गया। और ब्रह्मदत्त को और ज्यादा सोचने का मौका नहीं मिला और वह पूरा पत्थर का बुत बन गया। इस घटना को धीरे धीरे 1 मास बीत गया। पिता के न लौटने पर वेणुलता पिता के प्रति चिंतित हो उठी। पता नहीं ऐसे कौन से काम से पिताजी हरितपुर से बाहर गए हैं जो अभी तक वापस नहीं लौटे। मेरा दिल न जाने क्यों उनके प्रति घबरा रहा है। उफ, पिताजी कुछ बताकर भी नहीं गए। इधर हरितपुर की भाग्य लक्ष्मी भी राज पंडित के बारे में ही सोच रही थी। 1 मास बीत गया, पर पता नहीं क्यों राज पंडित अभी तक मेरुदंड पर्वत से अमृत कलश लेकर नहीं आए। कहीं वह हिम सुंदरी हिमानी के कुचक्र में तो नहीं फंस गए। भाग्य लक्ष्मी ब्रह्मदत्त के बारे में सोच ही रही थी कि सहसा उसे ब्रह्मदत्त की पुत्री वेणुलता का ख्याल आया। बिना माँ की लड़की वेणुलता भी अपने पिता के प्रति चिंतित हो रही होगी। मैंने उसके पिता के पीछे उसकी कोई खोज खबर भी तो नहीं ली। ठीक है, मैं आज रात ही उसके यहाँ जाकर उसका हाल चाल मालूम करूंगी। और उसी रात, ओह, ब्रह्मदत्त की बेटी तो अपूर्व सुंदरी है। ब्रह्मदत्त को इसे अकेला छोड़कर इस तरह नहीं जाना चाहिए था। भाग्य लक्ष्मी ने ब्रह्मदत्त के घर की दशा देखी तो वह दंग रह गई। हरितपुर का राज पंडित होते हुए भी ब्रह्मदत्त इतनी साधारण से घर में रहता है, बड़े आश्चर्य की बात है। लगता है ब्रह्मदत्त सच्चा देशभक्त और सात्विक प्रकृति का है। घर में घूमते घूमते भाग्य लक्ष्मी रसोई घर में जा पहुंची। अरे, रसोई घर में तो अन्न वगैरह कुछ भी नहीं है। बिना अन्न के तो वेणुलता भूखी मर जाएगी। मुझे वेणुलता की सहायता करनी चाहिए। अगले पल भाग्य लक्ष्मी ने रसोई घर को अन्न व अन्य खाद्य पदार्थों से भर दिया। रसोई घर में अन्न इत्यादि भरकर भाग्य लक्ष्मी पुनः सोई हुई वेणुलता के पास आई। अपने गले में पड़ी इच्छा पूर्ण माला वेणुलता के सिरहाने रख दूं। जब यह जागेगी तो सिरहाने माला रखी देखकर इसे पहन लेगी। फिर यह मन में जो भी इच्छा करेगी वह तुरंत पूर्ण हो जाएगी। भगवान करे ब्रह्मदत्त शीघ्र ही अमृत कलश लेकर हरितपुर वापस लौटे, जिससे अभाग्य लक्ष्मी हरितपुर राज्य व उसके राजा पद्मसेन का अहित न कर सके। फिर भाग्य लक्ष्मी वहां से चली गई। उसके जाते ही अभाग्य लक्ष्मी वहां प्रकट हुई। अब तक वह अदृश्य होकर भाग्य लक्ष्मी के सभी क्रियाकलाप देख रही थी। भाग्य लक्ष्मी, तू जैसा सोच रही है मैं वैसा कदापि नहीं होने दूंगी। तेरी यह माला अपना प्रभाव तो अवश्य दिखाएगी, पर कल इस माला का प्रभाव देखकर तू दंग रह जाएगी। मन ही मन कुछ निर्णय करके अभाग्य लक्ष्मी वहां से अदृश्य हो गई। दूसरे दिन प्रातः राजा पद्मसेन को याद आया, ओह, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई। राज पंडित 1 माह पहले तीर्थ यात्रा पर गए थे और जाते हुए मुझसे कह गए थे कि वेणुलता का ख्याल रखना, लेकिन राज कार्यों में फंसकर मैं इस बात को भूल ही गया। मुझे आज स्वयं वेणुलता के पास जाकर उसकी आवश्यकताओं के बारे में पूछना चाहिए। होनी को कौन टाल सकता है। राजा पद्मसेन उसी समय तैयार होकर ब्रह्मदत्त के घर की ओर चल पड़े। अभाग्य लक्ष्मी भी अदृश्य अवस्था में राजा पद्मसेन के साथ चल रही थी। जिस राजा पद्मसेन के हरितपुर की प्रजा गुण गाते हुए नहीं अगाती, आज वही प्रजा अपने राजा के कुकृत्य को देखकर उस पर थू थू करेगी। इधर उसी दिन सुबह उठने पर वेणुलता ने जब अपने सिरहाने माला रखी देखी तो अरे, इतनी सुंदर माला यहाँ कहाँ से आ गई। वेणुलता ने सिरहाने रखी माला उठाई और अपने गले में पहन ली। माला पहनकर वह उठी और भवन के छज्जे पर जाकर सूर्य को नमस्कार किया। सूर्य देवाय नमः, यह उसका प्रतिदिन का नियम था। सूर्य को नमस्कार करके जैसे ही उसने आंखें खोली तो वह चौंक पड़ी। अरे, इतनी सुबह सुबह राजा पद्मसेन इधर की ओर क्यों आ रहे हैं? हमारे भवन के अलावा तो आसपास कोई भवन भी नहीं है। इसका मतलब है राजा जी यहीं पर आ रहे हैं। उनके आने से पहले ही मुझे अपने चेहरे पर घूंघट डाल लेना चाहिए। राजा पद्मसेन के नजदीक आने से पहले ही वेणुलता ने अपने चेहरे पर घूंघट डाल दिया।
क्या तुम ही राज पंडित ब्रह्मदत्त की पुत्री वेणुलता हो? जी महाराज। वेणुलता, तीर्थों पर जाते समय तुम्हारे पिता हमसे कहकर गए थे कि हम तुम्हारी देखभाल करें, लेकिन अफसोस हम राज कार्यों में उलझे होने के कारण तुम्हारी इच्छा नहीं जान सके। तुम्हें किसी चीज़ की आवश्यकता तो नहीं? लेकिन इससे पहले कि वेणुलता राजा पद्मसेन की बात का कोई जवाब देती, अभाग्य लक्ष्मी ने अपना कूच चक्र चलाया। उसके एक इशारे पर एक तेज हवा का झोंका आया, जिसके वेणुलता के चेहरे पर पड़ा घूंघट हट गया। चेहरे से घूंघट हटते ही वेणुलता हकपका गई। हे मेरे भगवान, यह क्या अनर्थ हुआ? तब तक राजा पद्मसेन वेणुलता के चेहरे की एक झलक देख चुका था। अभाग्य लक्ष्मी के प्रभाव से वेणुलता की सुंदरता देखकर पद्मसेन के मन में एक कुविचार आया। इतनी रूपवती कन्या, इसको अगर मैं अपनी रानी बना लूं तो? ऐसी सुंदरता तो मैंने आज तक कहीं नहीं देखी। अब क्या होगा? राजा पद्मसेन वेणुलता के रूप सौंदर्य पर मोहित होता हुआ उससे बोला, वेणुलता, हम तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहते हैं। तुम जैसी रूप की रानी को तो हमारे राजमहल में होना चाहिए। तुम्हारा इस बारे में क्या विचार है? राजा पद्मसेन की बात सुनकर वेणुलता तिलमिला उठी और क्रोध से बोली, अपनी प्रजा पर कुदृष्टि रखने वाले राजा पद्मसेन, तू राजा बनने योग्य कदापि नहीं है। मुझे बुरी नज़र से देखने से पहले तू अंधा क्यों न हो गया? वेणुलता की यह कहने भर की देर थी कि नीचे खड़ा राजा पद्मसेन अपनी आंखों पर हाथ रखकर चिल्ला पड़ा, आह, मेरी आंखों को क्या हो गया? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। यह सब भाग्य लक्ष्मी की इच्छापूर्ण माला का चमत्कार था। वेणुलता राजा को अंधा देखकर चकित थी। वह आश्चर्य में डूबी सोचने लगी, यह क्या चमत्कार हुआ? मेरे कहने भर की देर थी कि राजा पद्मसेन तुरंत अंधा हो गया। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।